इसको जाना जाता है 2 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला तैमूरलंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी ज्यादा हत्या कर दी थी, खून खून बहता दिखाई देता था नालियों में भी, ये हालत हो गई थी। तो अलाउद्दीन के माइंड में आ जाता है कि भाई तख्ता पलटने की नीति आ रही है, जलालुद्दीन ने तख्ता पलटा था, अब मैं भी तख्ता पलटूंगा, मुझे गद्दी चाहिए, दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुझे राज करना है। और हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। आज ही हिस्ट्री का हमारा क्लास नंबर 9 है। इससे पहले टोटल 8 लेक्चर हो चुके हैं। चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जीत की उड़ान जीएस लेक्चर, तो वो सभी लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री को वहां पर कवर किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में भी हम दिल्ली सल्तनत को ही कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया था, जहां पर मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में डिटेल से समझा दिया था। आज के इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे, यानी कि पूरा ही कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रॉपर डिटेल नोट मेंटेन किए होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश खत्म कर लिया है। दिल्ली सल्तनत में 4 और वंश आएंगे, जिसमें हम खिलजी वंश को सबसे पहले कवर करेंगे। बिल्कुल क्रांतिकारी खिलजी जिनको बोला जाता है, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश की थी। इसके बाद हमारा तुगलक वंश आएगा, उसके बाद सैयद वंश आएगा, और उसके बाद हमारा एक लोधी वंश आएगा, और उसके बाद मुगल आ जाते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, लेकिन इसने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था, यह मलिक की उपाधि में ही खुश था। इसके बाद जो क्रांतिकारी शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो था इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपनी सीमाओं का भी इसने काफी फैलाव किया, उत्तर भारत तक इसने सीमाएं फैलाई, और साथ ही इधर पूर्व में भी इसने अपनी सीमाएं फैलाई और काफी बड़े बड़े निर्माण कराए, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। और जो आखिरी सबसे शक्तिशाली गुलाम वंश का शासक था वो था गयासुद्दीन बलबन। 1265 पे गद्दी पर बैठा, जो कि काफी शक्तिशाली राजा था और काफी बुद्धिमान भी था, काफी अच्छे अच्छे काम भी इसने किए थे। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ, गुलाम वंश खत्म कैसे हुआ, इसके बाद खिलजी कैसे आए। उससे पहले एक बार इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने राज किया, कौन से राजवंश ने कितना शासन अपना फैलाया। देखिए, ममलूक डायनेस्टी या फिर इसको गुलाम वंश बोला जाता है। ये जब आए दिल्ली के ऊपर, इन्होंने अपना शासन करना शुरू किया, तो इन्होंने अपनी सीमाओं का फैलाव कुछ इस तरीके से किया, यानी कि उत्तर भारत में यहां पर आए, राजस्थान गुजरात की तरफ ये नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, बिहार असम यूपी तक ये बढ़ पाए थे। उसके बाद खिलजी आए। खिलजियों ने अपनी सीमाओं का बहुत तकड़े से एक्सपेंड किया, यानी कि सीमाएं उन्होंने बढ़ाई। उनकी नीति यही थी कि पूरे भारत के ऊपर राज करना है, बल्कि दूसरे देशों के ऊपर भी राज करना है। इसके अंदर एक राजा शासक आया था सुल्तान, जो कि था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने यार भयंकर आक्रमण किए, गुजरात राजस्थान राजपूतों के ऊपर आक्रमण किए। साथ ही इसने दक्षिणी भारत में भी आक्रमण करने वाला पहला खिलजी ही राज्य था, जिसने देवगिरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक आक्रमण किए थे और उन राज्यों को अपने ऊपर मिला लिया था। यानी कि पूरा मैप ये ऐसे बनेगा। उसके बाद हमारा तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश थोड़ा और शक्तिशाली होता है, ये अपने आप को थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, दक्षिणी को जीत लेते हैं और साथ ही इधर बंगाल की तरफ भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तुगलक वंश होता है, आखिरी शासक इसका गद्दी पर बैठा होता है, उसी टाइम पर तैमूर का शासक तैमूरलंग आक्रमण कर देता है भारत के ऊपर। तगड़े तरीके से लूटपाट करता है, खून खराबा होता है, बहुत बुरी हालत भारत की कर देता है। लगभग 2-3 करोड़ लोगों की जान ले लेता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है, और वहीं से ही भारत टूट जाता है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। उत्तर भारत का विखंडन हो जाता है और छोटे छोटे राजवंश फिर से बनने लग जाते हैं। और उसके बाद लोधी वंश आता है, जहां पर गद्दी पर बहलोल लोधी बैठता है, और वो अपना शासन इतना स्थापित कर पाता है, केवल इतना, यानी कि कहां से क्या फिर हालत हो जाती है। हम प्राचीन भारत के इतिहास से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि अखंड भारत का निर्माण कर देते हैं मौर्य साम्राज्य, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर गुप्त आते हैं, फिर अखंड भारत का निर्माण, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर आते हैं खिलजी, वो काफी हद तक खिलजी तुगलक वंश करते हैं राज, लेकिन फिर वही हालत हो जाती है। पहले बात कर लेते हैं, जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर राज कर रहा था, उसका क्या होता है, वो कैसे खत्म हो जाता है, और उसके बाद खिलजी कैसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी हथिया लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो गुलाम वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक था वो गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी जगह जगह सेनाएं फैली हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में भी इसकी सेनाएं गई हुई थी और उत्तर भारत की जगह जगह पर इसकी सेनाएं थी। उनमें से एक सेना का सेना नायक था जलालुद्दीन खिलजी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सेना नायक था। और बलबन के टाइम पर सेना के
सेना नायक बनके इसने काफी सारे आक्रमण भी किए थे और बलबन भी इससे काफी खुश था। ये काफी अच्छा सेना नायक साबित हुआ था। कुछ टाइम बाद बलबन के बाद गद्दी पर बैठता है कैकुबाद, कैमूश कैकुबाद। उसका ये जो होता है कैकुबाद होता है, इसके टाइम पर भी ये सेना नायक बना हुआ था और भी इसको काफी सूबेदार के पद भी मिल चुके थे जलालुद्दीन को, ठीक है। तो काफी खुश था कैकुबाद इससे। कैकुबाद ने इसको भारत बुला लिया था, ठीक है, जलालुद्दीन को भारत बुला लिया था और जलालुद्दीन के दिमाग में आ गया था तख्ता पलट करने की, कि गुलाम वंश को खत्म किया जाए, कैकुबाद को गद्दी से हटाया जाए और खुद गद्दी पर बैठ के खिलजी साम्राज्य की स्थापना की जाए। और जलालुद्दीन खिलजी को ही खिलजी साम्राज्य का संस्थापक यानी कि फाउंडर माना जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि जो खिलजी साम्राज्य है ये बना कैसे, खिलजी आए कहां से थे। आपने सुना होगा तुर्की थे, कुछ मिथ ये भी है कि ये अफगान थे। देखिए जो खिलजी थी, अफगान में एक जगह पर खिलजी जनजाति बसी हुई थी, ठीक है, और इनको ही खिलजियों के नाम से जाना जाता था। एक जनजाति थी ये तुर्क, लेकिन अफगान में होने के कारण इनका जो रहन सहन था, काफी चीजें, काफी ढंग इनका अफगानों जैसा था, इसलिए मिथ है कि ये अफगान थे, लेकिन ये तुर्क मुसलमान थे, ठीक है। तो कैकुबाद इसको भारत आने का न्योता देता है। अब जो कैकुबाद है वो दिल्ली के पास एक किलोखरी में महल भी बनाता है, जिसका सूबेदार इसको बना देता है जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी तख्ता पलट कर देता है, कैकुबाद को गद्दी से हटाता है और एक नए राजवंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम होता है खिलजी साम्राज्य। और इसकी स्थापना होती है 1290 से 1320 तक राज करता है खिलजी राजवंश। 3 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये राज करता है। अब जो जलालुद्दीन खिलजी है, जब ये गद्दी पर बैठता है, इसकी उम्र काफी होती है, लगभग 70 साल का ये शासक होता है और ये 70 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। ये बिल्कुल भी युद्ध प्रिय नहीं था, यानी कि आक्रमण करना इसके खून में ही नहीं था। हालांकि एज अ सेना नायक बलबन के टाइम पर या फिर कैकुबाद के टाइम पर इसने काफी आक्रमण में साथ दिया, लेकिन फिलहाल उम्र इतनी हो चुकी थी कि युद्ध में से इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। और ये इसकी जो नीति थी वो प्रजा को प्रसन्न करने की नीति थी, यानी कि ये प्रजा को खुश करता था। यहां तक कि इसके जो विद्रोही होते थे उनको भी ये खुश करता था। और ये इतना उदारवादी था, इतिहास में इसको बहुत ही उदारवादी शासक माना गया, बहुत ही दयालु शासक इसको माना गया। जो इसके जान के दुश्मन होते थे ना, जो इसको मारने भी आते थे, ये उनको भी माफ कर देता था, ठीक है। जितने भी आक्रमणकारी रहे खिलजियों के ऊपर, उनको भी इसने माफ किया था। तो काफी दयालु उदारवादी शासक इसको माना जाता था। जब ये गद्दी पर बैठा, 70 साल की इसकी उम्र थी। इसका जो राज अभिषेक हुआ, यानी कि जब ये गद्दी पर बैठा, वो दिल्ली में किलोखरी जो महल है वहां पर, किलोखरी में, वहां पर इसका राज अभिषेक हुआ। उसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि दिल्ली में आया, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि हाँ, दिल्ली की प्रजा मेरे कहे में जाने लगी है, मुझको पसंद करने लगी है। तब ये दिल्ली आया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जहां महल है दिल्ली में एक, जो कि गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था, जिसको लाल महल के नाम से जाना जाता था, उसकी गद्दी पर बैठा। लाल महल नोट कर लीजिएगा, बलबन ने बनवाया था लाल महल दिल्ली के अंदर, वहां पर ये गद्दी पर बैठा। तो 1290 में इसने राज करना शुरू किया और 1296 तक इसने राज किया, यानी कि 6 साल तक ये गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही दिल्ली की राजधानी इसने किलोखरी को बनवाया, किलोखरी, ठीक है, किलोखरी बनवाया। तो ये था, काफी दयालु शासक था। अब क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र भी होते हैं, इसकी पुत्री भी होती हैं 2-3, और इसका एक भतीजा भी होता है, यानी कि इसके भाई का बेटा होता है, जिसका नाम होता है ये, जिसका बचपन का नाम या फिर वास्तविक नेम जिसको बोलेंगे रियल नेम, अली गुरशप उसका नाम था बचपन का। बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया था। अब एक और बात है यार जलालुद्दीन खिलजी के से रिलेटेड, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों ने भी आक्रमण किया, ठीक है। मंगोल ऑलरेडी रशिया, चाइना को जीतने की फिराक में थे, अफगानिस्तान के ऊपर, मध्य एशिया के ऊपर राज करना चाहते थे, ठीक है। तो मंगोलों ने लगभग 1292 में आक्रमण किया खिलजियों के ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण इन्होंने कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के पास कौन था, इसका भतीजा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। उस टाइम पर इसने इसको सूबेदार बना रखा था और काफी ज्यादा पसंद करता था, काफी ज्यादा भरोसे का आदमी था अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का। तो यार
मंगोलों के साथ युद्ध करा अलाउद्दीन खिलजी ने, और उनको जबरदस्त तरीके से पराजित कर दिया, हरा दिया। और फिर मंगोलों का जो भी शासक था उसके साथ संधि भी हो गई थी और वे मंगोल वापस लौट गए थे। ठीक है, यानी कि जो भयंकर भयंकर आक्रमण हुए मंगोलों के, वो खिलजी के टाइम पर लगभग 29 से 30 आक्रमण हुए और एक भी आक्रमण सफल नहीं रहा। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बार बार मंगोलों को वापस भगाया था युद्ध करके। ठीक है, अब क्या होता है, जो इसका भतीजा होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो इसका दामाद भी होता है, क्योंकि इसकी जो बेटी होती है जिसको मल्लिकाए हिंद के नाम से आगे जाना जाएगा, क्योंकि उसका विवाह हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। जब वो शासक बनेगा तो वो उसकी पत्नी मल्लिकाए हिंद बन जाती है। ठीक है, तो उसकी शादी हो जाती है इसकी बेटी से, तो वो इसका दामाद भी हो जाता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी होता है क्योंकि इसके भाई का बेटा होता है, और इसका दामाद भी होता है क्योंकि इसकी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से होता है। अब भाई देखिए, खिलजी साम्राज्य इकलौता दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने दक्षिणी भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अब क्या होता है, नजर इनकी दक्षिणी भारत के ऊपर पड़ती है। एक जगह है दक्षिणी भारत में, आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं। ये महाराष्ट्र के अंदर एक पड़ता है देवगिरी, जो कि आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी, वो ऐसा एक जगह थी, ठीक है, एक ऐसा राज्य था जहां के जो किले थे वो अविजित थे, यानी कि किसी ने नहीं जीत रखे थे, और बहुत सारा धन वहां पर था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे सैनिक थे। तो इनकी नजर उस पर पड़ती है। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, कई जगह तो इतिहास में यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के बाद देवगिरी पर आक्रमण करता है, और कई जगह यह कहा जाता है कि जब वो गद्दी पर नहीं बैठा था जलालुद्दीन के टाइम पर ही अलाउद्दीन देवगिरी के ऊपर आक्रमण कर देता है, यानी कि दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब मैं आपको समझा दूं हुआ क्या था। देवगिरी मैंने आपको बता दिया क्या था देवगिरी। अब क्या होता है, जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा होता है ये, तो अलाउद्दीन के माइंड में आ जाता है कि भाई तख्ता पलटने की नीति आ रही है। जलालुद्दीन ने तख्ता पलटा था, अब मैं भी तख्ता पलटूंगा, मुझे गद्दी चाहिए, दिल्ली सल्तनत के ऊपर मुझे राज करना है और पूरे भारत के ऊपर मुझे राज करना है, मुझे सिकंदर बनना है, दूसरा सिकंदर बनना है। माइंड में ये चीज उसके थी। तो अलाउद्दीन खिलजी प्रॉपर रणनीति बना लेता है कि अगर तख्ता पलट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए। उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी के पास कोई खास पावर नहीं थी, जो सेना उसके साथ रहती थी वो भी जलालुद्दीन खिलजी थी, उससे स्वीकृति लेती थी जब वो कहीं जाकर आक्रमण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि अगर मुझे तख्ता पलट करना है तो बहुत सारे धन की जरूरत है, क्योंकि सेना मेरे साथ तभी होगी। ठीक है, उसे धन चाहिए था, तो उसने देवगिरी के ऊपर उसकी नजर पड़ी कि यहां पर बहुत ज्यादा धन दौलत है, अगर मैं यहां पर आक्रमण कर दूं तो बहुत ज्यादा धन मिलेगा, पावर आ जाएगी और फिर मैं तख्ता पलट कर सकता हूं। तो उसने प्रॉपर रणनीति बनाई। उस टाइम पर जलालुद्दीन ने उसको आदेश दिया था कहीं और आक्रमण करने की। ठीक है, गुजरात के ऊपर आक्रमण करने की और महाराष्ट्र की जो आसपास की जगह वहां पर आक्रमण करने की, लेकिन वहां पर तो उसने आक्रमण किए। उसी के साथ साथ देवगिरी के ऊपर भी उसने चढ़ाई कर दी, जो कि आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र था। ठीक है, यादव वंश का रामचंद्र उससे हार गया, यानी कि पराजित रहा। रामचंद्र ने उसके साथ मित्रता कर ली, यानी कि उसके साथ संधि कर ली, और आगे भी जितने आक्रमण हुए मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो रामचंद्र ने उनकी हेल्प भी की। अब रामचंद्र ने हथियार डाल दिए और बहुत सारा धन दौलत अलाउद्दीन खिलजी को उसने दिया। बहुत सारे अपनी बेटी का बल्कि विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से उसने कर दिया। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी वगैरह उसको दिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को यह सब मिल गया। अब अलाउद्दीन खिलजी जब शासक नहीं बना था, जलालुद्दीन के अंडर काम कर रहा था, उस टाइम पर एक जगह पड़ती है यूपी के अंदर, कड़ा माणिकपुर। उस जगह का सूबेदार बना रखा था, यानी कि एक तरीके से गवर्नर जिसको आज हम बोलेंगे, ठीक है, राज्यपाल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर बना रखा था जलालुद्दीन ने। तो वो सारा धन लेकर जा चुका था। ठीक है, कड़ा माणिकपुर, जहां पर उसे किला मिला हुआ था। अब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि हाँ, देवगिरी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई की और बहुत सारा धन लूट लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणनीति बना ली कि जलालुद्दीन खिलजी को मैं मिलने के लिए बुलाऊंगा, ये संदेश उस तक पहुंचाऊंगा कि देवगिरी से मैंने बहुत धन लूटा, वो मुझसे मिलने के लिए आएगा और उसकी मैं यहां पर हत्या कर दूंगा। अब जो कड़ा माणिकपुर था वो
गंगा नदी के अपोजिट था, यानी कि गंगा नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब जलालुद्दीन खिलजी जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा मानिकपुर, ठीक है, वहां पर गंगा नदी बीच में पड़ी, ठीक है, तो गंगा नदी पर उसकी सेना पार नहीं कर पाई, बहुत बड़ी सेना थी। कुछ ही उसके अंगरक्षक जलालुद्दीन के उसके साथ गए कड़ा मानिकपुर किले पर, जहां पर अलाउद्दीन उनका वेट कर रहा था। तो अलाउद्दीन ने तो प्रॉपर रणनीति बना रखी थी। अब अलाउद्दीन जब उससे मिलता है तो उसके गले मिलने के बहाने से वो उसकी हत्या करवा देता है जलालुद्दीन की, यानी कि अपने एक सैनिक को, अपने खास आदमी को, उसको इशारा करता है और वो पीछे से खंजर उसकी कमर में घोंप देता है, जिससे इसकी हत्या हो जाती है। और बाद में इसका सर काट के पूरी प्रजा को दिखाता है, यानी कि जितने भी सैनिक होते हैं उनको दिखाता है, ताकि डर बैठ जाए अलाउद्दीन के नाम से, सब लोग अलाउद्दीन से डरने लग जाए, अलाउद्दीन की इज्जत करने लग जाए और अलाउद्दीन को अपना शासक सुल्तान मान ले। तो इस तरीके से जलालुद्दीन गद्दी से हटा 1296 में। उसके बाद गद्दी पर राज करने लग जाता है खिलजी साम्राज्य की गद्दी पर दूसरा शासक, जो कि अलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्रूर राजा, इसको क्रूर राजा माना जाता है। बहुत सारे खून खराबे, बहुत सारे युद्ध इसने जीते, ज्यादातर युद्ध धोखाधड़ी से ही इसने जीते, ये कहा जाता है। और बढ़िया तगड़े तगड़े आक्रमण किए, बहुत सारा धन इसने लूटा, बहुत लोगों को मारा, जो इससे संधि करना चाहते थे उनसे संधि की, जो इसकी बात नहीं मानते थे उनको इसने रास्ते से हटाया, बहुत लोगों के सर इसने कटवाए। तो इसलिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम अली गुरसफ था। 1296 से 1316 तक ये गद्दी पर बैठा और इसने खुद को सिकंदर एक शाहनी घोषित कर दिया था, यानी कि दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा राजवंश इसने जीते, सबसे ज्यादा राज्य जीते, सबसे ज्यादा सफल आक्रमण इसने किए, सबसे ज्यादा धन की लूटपाट इसने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है, इसको एक वफादार होता है इसका, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी इतना फेमस है, जिसकी वजह से इतने सफल आक्रमण कर पाया, वो है उसका मलिक काफूर। मलिक काफूरी भी उसको कहा जाता था, इस तरीके का वो दिखता था, इसकी पेंटिंग या फिर फोटो आप कह सकते हैं। मलिक काफूर को इसने गुजरात से खरीदा था। खरीदा तो मलिक काफूर को जलालुद्दीन ने था, लेकिन जलालुद्दीन जब उससे मिलने आ रहा था अलाउद्दीन से, जब उसकी हत्या हुई, तो मलिक काफूर ने उसको अलाउद्दीन को यह तोहफा दिया था, तोहफे में दिया था मलिक काफूर को, जो कि काफी वफादार बना, आगे जाकर उसका सेनापति बना जलालुद्दीन का और अलाउद्दीन का, और बहुत सारे आक्रमण दक्षिणी के ऊपर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर जो आक्रमण किए, सफल आक्रमण वो मलिक काफूर ने किए। और इसको जो फेमस हीरा, वर्ल्ड पॉपुलर हीरा, वर्ल्ड डिजायरेबल हीरा कोहिनूर मलिक काफूर को ही हासिल हुआ था एक आक्रमण में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए, जब जलालुद्दीन गद्दी पर था, इतना ही एरिया खिलजियों के अंडर आता था, ठीक है, केवल इतना। इसके बाद अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठने के साथ ही ये तय कर लिया कि पूरे भारत के ऊपर मुझे आक्रमण करना है और बहुत धन मुझे चाहिए। तो उसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किए एक के बाद एक, उसने महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण किए, और मलिक काफूरी की एज अ सेनानायक होकर मलिक काफूर ने दक्षिणी में आक्रमण किया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर उसने आक्रमण किए। और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ गई राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में उस टाइम पर चित्तौड़, मेवाड़ में राजपूत राज कर रहे थे, राणा रतन सिंह वहां पर राज कर रहा था। वैसे तो हिस्ट्री में यह कहा जाता है, एक किताब है, एक लेखक है जिसका नाम हिस्ट्री का कवि मलिक मोहम्मद ज्याशी, उसकी एक रचना है पद्मावत, उसमें उसने लिखा है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको राणा रतन सिंह की जो वाइफ थी, ठीक है, पद्मावती, ठीक है, पद्मिनी भी जिसको बोला गया है, उसको उसके बारे में पता चल जाता है और वो पसंद आ जाती है। उसी के चक्कर में वो राजस्थान यानी कि मेवाड़, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब जितने भी आक्रमण अलाउद्दीन ने किए, इसकी एक रणनीति रहती थी कि आक्रमण किस तरीके से करना है। ये उस राज्य के जो फ्रंट पे बैठ जाता था बाहर, पूरी सेना, 1-2 लाख की सेना लेके चला जाता था, और जो उनका महल होता था, किला होता था, उसके बाहर पूरा डेरा डाल के बैठ जाता था, टेंट लगा के बैठ जाता था। और जिसकी वजह से जो अंदर का महल में या फिर प्रजा के पास जो खाना, भोजन वगैरह होता था, राशन होता था, अनाज होता था, उसकी सप्लाई काट देता था, क्योंकि वहां पर वो डेरा डाल देता है, जिसकी वजह से अंदर रहने वाले लोग भूखे मरने लग जाते थे, और जिसकी वजह से वहां के राजा को संधि करनी पड़ती थी मजबूरी में।
अब ऐसी रणनीति इसने मेवाड़ जाके की, चित्तौड़ जाके की, राणा रतन सिंह के वहां पर इसने अचानक से आक्रमण नहीं किया। वो आक्रमण ना करने का कारण वही था रानी पद्मावती, ठीक है। इसको उसके बारे में पता चल गया था और इसने ठान ली थी कि रानी पद्मावती को मुझे हासिल करना है किसी भी तरीके से। तो वहां पर डेरा डाल दिया 1-2 लाख सिपाहियों के साथ, उनके वहां पर रेगिस्तान में इसने डेरा डाल लिया, ठीक है। मेवाड़ का जो, चित्तौड़ का जो किला था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ही अच्छी जगह पर, बहुत ही सुरक्षित जगह पर वो बना हुआ था। वहां की सप्लाई काट दी, अनाज चावल जो भी खाने पीने की चीज थी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही थी, प्रजा भूखी मरने लग गई थी, जिस वजह से चित्तौड़ का जो राजा था राणा रतन सिंह को युद्ध के लिए बाहर आना पड़ा और युद्ध में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह की हत्या कर दी थी, धोखे से की थी, ठीक है। क्योंकि राणा रतन सिंह काफी बढ़िया वीर राजा था, काफी योद्धा था, राजपूत राजा था। जिसके बाद रानी पद्मावती ने अब जितनी भी महिलाएं थी चित्तौड़ मेवाड़ की, उनके साथ मिलकर अपनी जान दे दी थी आग में कूदकर। ये पद्मावत जो मूवी है उसमें आपको पूरा सीन पता चल जाएगा। उसमें बस अलाउद्दीन खिलजी की जो लव स्टोरी है एक तरीके से पद्मावती के प्रति, वो ज्यादा फोकस की गई है, लेकिन जो बाकी के युद्ध वगैरह के वो इसमें नहीं दिखाए गए हैं। मंगोलों के साथ छोटा सा युद्ध दिखाया है मूवी में, लेकिन आप अगर वो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा सीन हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके पास बहुत बड़ी सेना थी अब तक की दिल्ली सल्तनत की, लगभग 4,75,000 सैनिक इसकी सेना में शामिल थे। क्लियर है। अब क्या होता है, अब देखिए कहा जाता है ना जैसी करनी वैसी भरनी। शुरू में इसने बहुत ज्यादा आतंक मचाया, ठीक है, लोगों के सर तक कटवाए इसने, ठीक है। उसके बाद जब इसका आखिरी समय आ गया ना तो ये इतना ही बुरी तरीके से गया, इतनी ही बुरी तरीके से इसकी जान गई। अपने आखिरी के टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी होके गया अलाउद्दीन खिलजी। इसको एक बीमारी हो गई थी, ठीक है, जो जलोदर इसको एक बीमारी हो गई थी, ठीक है, यानी कि स्किन कैंसर आज के टाइम पर हम उसको कह सकते हैं। त्वचा की एक बीमारी हो गई थी, बहुत ही खतरनाक, कोड़ भी जिसको हम बोलते हैं। उस टाइम पर जब ये बीमार पड़ा कोई भी इसकी देखभाल करने के लिए नहीं था, ना ही तो इसका कोई भी पुत्र था, ना ही इसकी कोई भी पत्नी थी, ना ही इसका कोई भी सेनापति था, ठीक है। ये कहा जाता है जब ये बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच गया, बिल्कुल मतलब जो भुगत रहा था ये, ठीक है, तो इसका जो मलिक काफूर था, हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि इसने मलिक काफूर को आदेश दिया कि मुझे मुक्ति दिला दे, इसलिए मलिक काफूर ने इसकी हत्या की। कहीं कहीं हिस्ट्री के सोर्सेज से ये पता चलता है कि मलिक काफूर की पहले से ही नजर थी दिल्ली के तख्त पर, वो पहले से ही मारना चाहता था और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कुछ ऐसा खिला दिया था जहर वगैरह, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई। तो कई जगह जगह ये हिस्ट्री के सोर्सेज है, कुछ भी वैसे निश्चित नहीं है कि क्या हुआ होगा रियली में। अब देखिए जो चित्तौड़ का किला इसने जीता था, मैंने आपको बताया पद्मावती के चक्कर में, जब इसने चित्तौड़ मेवाड़ जीत लिया था, ठीक है, उस टाइम पर इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। इसका एक बेटा था खिजर खान, तो खिजराबाद इसने उस जगह का नाम रख दिया था और ये तो वापस आ गया था खिजर खान को वो जगह देकर। क्लियर है। तो चलिए अब इसकी मृत्यु कैसे हुई वो भी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है इसका एक पुत्र बैठता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। 1316 से गद्दी पर बैठते हैं, 1320 तक ये गद्दी पर राज करता है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लायक बाप का नालायक बेटा, यानी कि ये लायक नहीं था बिल्कुल भी। अलाउद्दीन खिलजी ने इतने बड़े बड़े आक्रमण किए, इतनी सीमाओं का एक्सपेंशन किया, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था। ये शराब के नशे में डूबा रहता था। हालत ये थी कि बिना कपड़ों के कई बार राज दरबार में आ जाता था। कहा यह जाता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ठीक है, हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज के थ्रू पता चलता है। जब ये गद्दी पर बैठा था इसका एक वजीर था, यानी कि इसका एक सेनापति कह सकते हैं हम या फिर मंत्री कह सकते हैं, जिसका नाम खुसरो खां था। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी थी और मुबारक शाह की हत्या कर दी थी और मुबारक खुसरो की गाजी मलिक ने हत्या कर दी थी। गाजी मलिक था एक, ठीक है, जिसको आगे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानेंगे। उसका रियल नेम, वास्तविक नाम गाजी था। उसने खुसरो की हत्या करके गद्दी हत्या ली, ठीक है। अब खिलजी यहां पर समाप्त हो जाते हैं और गद्दी पर नया शासक आ जाता है दिल्ली सल्तनत की, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक और जिसको तुगलक वंश के नाम से हम जाते हैं। तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। अब देखिए खिलजी वंश का साम्राज्य कहां तक फैल चुका था, दक्षिणी तक ये ऑलमोस्ट जा चुके थे, ठीक है। ये जो साम्राज्य है ये भी इन्होंने जीत लिया था खिलजियों ने। बस ये जिनके जो राजा थे उनके साथ संधि हो गई थी और वो खिलजियों के अधीन हो गए थे, लेकिन उनका राज्य उन्हीं के हाथ में था, इसलिए थोड़ा सा लाइट है। बाकी जो डार्क है वो पूरा का पूरा खिलजियों के हाथ में था।
जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी आया, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी आया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि मैंने आपको अभी बताया अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, और फिर गयासुद्दीन खिलजी आखिरी शासक था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन खिलजी नहीं, ये तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक वो था, क्योंकि वो उनका ही एक शागिर्द था, इसी वजह से खिलजियों के नीचे ही वो काम करता था, इसलिए गयासुद्दीन खिलजी इसको यहां पर लिखा गया। तुगलक वंश की स्थापना कर देता है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में गद्दी हाथी आता है और 1325 तक राज करता है। तुगलक वंश की जो स्थापना होती है 1320 में होती है और 1414 तक की दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करने वाला सबसे ज्यादा टाइम तक, लगभग 94 साल वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो तुगलक वंश दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाला एकमात्र साम्राज्य था, एकमात्र राजवंश था। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी हथिया लेता है और गद्दी पर बैठता है, राज करता है। तुगलक वंश अपनी सीमाओं को सबसे ज्यादा एक्सपेंशन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा युद्ध वगैरह लड़ता है और सीमाओं का फैलाव करना शुरू कर देता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डाक व्यवस्था है, ठीक है, खत वगैरह भेजना, वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरू करवाई थी। और साथ ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। क्लियर है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और फैक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिकों की वेशभूषा है वो शुरू करवाई थी, यानी कि हुलिया उनको एक प्रॉपर अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, और सेनाओं को वेतन देने की सुविधा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू करवाई थी। ठीक है, इस चीज का नाम मतलब ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार हिस्ट्री में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, और सैनिकों पर दाग देने की भी प्रथा उसी ने शुरू करवाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पहले जोना खान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये गद्दी पर बैठता है। ये एक अजीब से टाइप का राजा था, इसको थोड़ा सनकी भी कहा जाता था और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। मूर्ख राजा भी इसको कहा जाता था, कभी कभी होशियार मूर्ख राजा इसको कहा जाता था, क्योंकि यार अनजाने में इसने कुछ ऐसे काम किए थे गद्दी पर बैठकर जिसकी वजह से लोग इसको हल्के में लेने लग गए थे। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा, पहला काम इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने दिल्ली जो राजधानी थी, दिल्ली से राजधानी को देवगिरी ले गया। ठीक है, देवगिरी राजधानी ले गया। अब व्यापार वगैरह होते थे, राजधानी दिल्ली सल्तनत के लोग देवगिरी जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से इसने दोबारा से राजधानी देवगिरी से दिल्ली ही बना दी। ठीक है, पहले महाराष्ट्र ले गया, फिर दिल्ली लेकर आ गया, जिसकी वजह से इसको ऐसा माना जाता है। अगेन इसने देवगिरी बना दी थी। साथ ही जब सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, खेतों में कृषि नहीं हो रही थी, उस टाइम पर इसने लगान लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि कर लगा दिया, उस टाइम पर किसानों से कर वसूलने की प्रथा इसने शुरू कर दी। किसान बहुत परेशान हो गए, कृषि छोड़ कर वो जाने लग गए, जो कर वसूला वो थोड़ा बहुत वसूला। जब किसान जाने लग गए, कृषि नहीं हुई, फिर इसने वो कर हटा दिया, इस वजह से इसको मूर्ख कहा जाता है। साथ ही ये एक ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक होने के बावजूद हिंदुओं के जो त्योहार थे उसमें भाग लेता था। हिंदुओं का बहुत ही पॉपुलर त्योहार जो कि होली वगैरह बहुत अच्छे से खेलता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान इसको नाम से जाना जाता था, या फिर इसके बचपन का नाम जोना खान था। क्लियर है, ये चीज और कोई खास फैक्ट नहीं है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1386 तक गद्दी पर राज करता है, इस चीज का याद रखिएगा। और तुगलक वंश 1414 तक राज करता है। जो तुगलक वंश के शक्तिशाली शासक थे वो तीन ही थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात आ रही है, जब ये गद्दी पर बैठता है सबसे पहला काम ये करता है कि ब्राह्मणों के ऊपर एक जजिया कर लगा देता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जजिया कर होता क्या है, आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जजिया कर एक इस प्रकार का कर होता है कि अगर किसी एरिया में इस शासक के टाइम पर इसके साम्राज्य में अगर मुस्लिम रह रहे हैं, अगर दूसरी जाति को रहना है, उस टाइम पर तो ब्राह्मणों के ऊपर इसने लगाया था, अगर वहां पर ब्राह्मण रहेंगे तो उनको एक कर देना पड़ेगा वहां पर रहने का, क्योंकि यहां पर तो मुस्लिम रह रहे हैं, अगर ब्राह्मण रहेंगे तो इनको ये कर चुकाना पड़ेगा यहां पर रहने का, उसी को जजिया कर बोला जाता था। तो इसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लागू कर दिया था। अब देखिए, समझने वाली चीज है, जो तुगलक वंश खत्म होना स्टार्ट हुआ, वैसे तो इन्होंने भारत के ऊपर बहुत आक्रमण किए, भारत की सीमाओं का फैलाव कर लिया था, लेकिन जो तुगलक वंश खत्म होना स्टार्ट हुआ वो यहीं से ही होना शुरू हो गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। क्योंकि
जो तैमूर लंग था उसकी नजर भारत के ऊपर पड़ जाती है। रशिया वगैरह के ऊपर अटैक कर रहा था, सीरिया के ऊपर अटैक कर रहा था, कोरिया के ऊपर अटैक कर रहा था, उसकी नजर पड़ जाती है भारत के ऊपर। उस टाइम पर भारत सोने की चिड़िया बना हुआ था, ठीक है, बहुत धन भारत के अंदर था। तो भाई तैमूर लंग का काम यही था, जहां पर जाता था जनता को मारता था, प्रजा को मारता था, वहां के शासकों को नहीं छोड़ता था, उनके सैनिकों को मौत के घाट उतार देता था और धन की लूटपाट करता था। तो भारत के ऊपर उसका आक्रमण किया, उसने आक्रमण किया। तैमूर एक साम्राज्य ही था, विदेशी साम्राज्य हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से। यह कहा जाता है कि मंगोल जो शुरू में मंगोल थे, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर जब मंगोलों ने आक्रमण किया, एक तरीके से तैमूर जो थे ये उन्हीं के ही वंशज थे। उस टाइम पर गद्दी पर बैठा था तैमूर की लंग, जिसको तैमूर लंगड़ा भी बोला जाता है हिस्ट्री में। वो भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है 1398 ईस्वी में। 1398 में यह है तैमूर लंग। इस तरीके का दिखाई देता था, पेंटर वगैरह ने जैसी पेंटिंग बनाई होगी। इसको जाना जाता है 2 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला तैमूर लंग, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी ज्यादा हत्या कर दी थी, खून खून बहता दिखाई देता था नालियों में भी, यह हालत हो गई थी, धरती दिखनी बंद हो गई थी। इसने भारत के ऊपर इतने भयंकर भयंकर आक्रमण किए जिसका कहा नहीं जा सकता। फिरोज शाह तुगलक इतना टूट गया था, गद्दी छोड़नी पड़ी और कोई भी शासक फिर तुगलक वंश को नहीं उठा पाया। हालांकि 2 शासक गद्दी पर बैठे, एक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये आखिरी शासक था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इतनी बुरी हालत इसने कर दी थी कि कोई भी संभाल नहीं पाया। फिर भारत की हालत खराब हो गई, इतने भयंकर भयंकर आक्रमण इसने भारत के ऊपर किए। तैमूर लंग ने जब आप देखिए, जो तैमूर वंश था वो कहां तक फैला हुआ था, ये देखिए, चाइना के ऊपर आक्रमण किया, रशिया ऊपर का एरिया इसने कवर कर लिया था, साथ ही अफगानिस्तान क्या हो गया, सब कुछ, कजाकिस्तान सब इसने कवर कर लिया था। ये देखिए, भारत के ऊपर आके फिर इसने आक्रमण कर दिया। यहां पर धन की लूटपाट की, बहुत ज्यादा इसने हालत खराब कर दी थी भारत की। एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर बन जाएगा तैमूर लंग के ऊपर। तो जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो सब कुछ खत्म हो गया था, भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे राजवंश आने लग जाते हैं, उत्तर भारत एकदम बिखर जाता है, कोई किसी के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, कोई एक प्रॉपर शासक नहीं है। और यहीं पर दिल्ली सल्तनत ये मानिए खत्म हो गया। सोच के चलिए, वैसे तो आखिरी साम्राज्य लोधी वंश है, लेकिन मान के चलिए यहीं पर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है एक तरीके से। इतना भयंकर आक्रमण था तैमूर लंग का। अब सैयद राजवंश आ जाता है। अब तुगलक वंश के बाद सैयद राजवंश कहां से आता है? जो सैयद राजवंश होता है इसका जो संस्थापक है वो खिज्र खां को माना गया है। खिज्र खान को इसका संस्थापक माना गया है। 1414 से 1420 तक ये गद्दी पर शासक करता है। खिज्र खान जो होता है वो तैमूर लंग का सेनापति होता है। तैमूर लंग तो लूटपाट करके वापस लौट जाता है और एज अ सेना के नाम पर उसका अपना जो सेना नायक है उसको शासक के तौर पर भारत के ऊपर राज करने के लिए छोड़ जाता है। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद राजवंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करता है, लेकिन कोई खास योगदान सैयद वंश का नहीं रहता। इसका जो पहला शासक यानी कि फाउंडर होता है सैयद वंश का वो खिज्र खां होता है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तैमूर लंग का सेनापति होता है, मुबारक शाह होता है दूसरा, मोहम्मद शाह तीसरा और चौथा आलम शाह होता है। इसके बाद सैयद वंश भी खत्म हो जाता है और नया राजवंश अस्तित्व में आ जाता है जो कि लोधी राजवंश के नाम से जाना जाता है। 1451 पर गद्दी पर बैठता है और 1526 तक राज करता है और 1526 ही दिल्ली सल्तनत का आखिरी टाइम माना जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर बाद में अखंड भारत का निर्माण होता है, आगरा के अंदर पावर आ जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले लोधी साम्राज्य के बारे में समझ लेते हैं। लोधी वंश का जो फाउंडर होता है वो होता है भैलोल लोधी। भैलोल लोधी जो है ये मतलब जो पूरे ही लोधी वंश है ये अफगानी होते हैं, यानी कि अफगानी परिवार कह सकते हैं। अफगानी ये एक राजवंश होता है। 1451 पर भैलोल लोधी गद्दी पर बैठता है। 1489 तक भैलोल लोधी राज करता है। भैलोल लोधी ने कोई खास नहीं किया, छोटा सा राजवंश इसके हाथ में रह गया था क्योंकि तैमूर लंग सब कुछ नष्ट कर गया था। इन्होंने अपने राजवंश की एक्सपेंशन करने की कोशिश की लेकिन कोई खास नहीं कर पाया। भैलोल लोधी ने बस एक ही काम किया था, इसने एक सिक्के चलाए थे, भैलोली सिक्का, जो कि अकबर के टाइम तक चलते रहे थे। भैलोल लोधी के बाद गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी काफी अच्छा और काफी वीर शासक माना जाता है लोधी साम्राज्य का, जो कि काफी हैंडसम माना जाता है पूरी हिस्ट्री का। और इसी वजह से ब्रीड यानी कि दाढ़ी नहीं रखता था, क्लीन शेव रखता था, इसको अपनी सुंदरता का बहुत ख्याल था। 1489 पर गद्दी पर बैठता है और 1517 तक ये गद्दी पर राज करता है। ये अपनी राजधानी आगरा बनाता है और
और सिकंदर लोधी इकलौता इंसान है हिस्ट्री में ऐसा जिसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना करने वाला कौन है? सिकंदर लोधी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आगरा किसने बनाया था? आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की, और आगरा को फिर इसने अपनी राजधानी बना दिया था। सिकंदर लोधी ने एक चीज का निर्माण करवाया था, गज ए सिकंदरी, यानी कि भूमि मापने का एक यंत्र बनवाया था। गज ए सिकंदरी जिसको बोला जाता था, उससे भूमि को मापा जाता था। 30 इंच इसकी मेजरमेंट होती थी, ठीक है। 30 इंच का ये एक गज ए सिकंदरी होता था। अब देखिए सिकंदर लोधी जब गद्दी पर बैठता था, उसी के टाइम पर लगभग उससे पहले थोड़े से गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। 1469 से 1538 तक गुरु नानक रहे थे, देव गुरु नानक, यानी कि जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ये चीज याद रखिएगा, सिकंदर लोधी के टाइम पर ही गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्लियर है? ये चीज याद रहेगी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद गद्दी पर बैठता है सिकंदर लोधी की लास्ट शासक लोधी साम्राज्य का, जो कि सुल्तान इब्राहिम के नाम से जाना जाता है, इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 में गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोधी से यार इसकी जो प्रजाति वो कोई खास खुश नहीं थी, इसके जो सैनिक थे वो भी कोई खास खुश नहीं रहते थे। क्लियर है ये चीज? अब जब इब्राहिम लोधी गद्दी पर होता है, इसके टाइम पर कुछ पंजाब के इसके सरदार होते हैं, इब्राहिम लोधी के जो असंतुष्ट सरदार होते हैं, मतलब इससे खुश नहीं होते हैं, जिसमें से एक पंजाब का शासक दौलत खान लोधी होता है, ठीक है। वहां पर इसकी जो सेना थी उसका एक सेनापति या फिर उनका एक शासक, पंजाब का छोटा सा राजवंश था, दौलत खान लोधी होता है, और साथ ही इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान होता है, ठीक है। वे इसको हटाना चाहते हैं गद्दी से, वो इसको मरवाना चाहते थे, और काबुल में उस टाइम पर तैमूर लंग का वंशज जिसका नाम था बाबर, वो वहां पर था काबुल में, ठीक है। तैमूर वंशी था बाबर। तो उन्होंने आक्रमण करने के लिए, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दे दिया। किसने निमंत्रण दिया? उस टाइम पर गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी बैठा था। इब्राहिम लोधी के जो असंतुष्ट सरदार थे उस टाइम पर, जो खुश नहीं थे, पंजाब का जो शासक एक तो था दौलत खान लोधी और एक था इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान। उन्होंने निमंत्रण दिया बाबर को, जो कि उस टाइम पर काबुल में था, कि भाई तुम आओ भारत के ऊपर आक्रमण करो और जो इब्राहिम लोधी गद्दे पर बैठा है इसको हटाओ यहां से, ठीक है। तो इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि वो इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे, जो वो करता था उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जो बाबर था वो तैमूर लंग का ही वंशज था। वो भारत आता है और आक्रमण करता है, और जो आक्रमण होता है यानी कि जो युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, उसको ही पानीपत का पहला युद्ध कहा गया है, जो कि पानीपत के मैदान में हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी बुरी तरीके से इसमें हारता है और बाबर के थ्रू इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है, और जिसके बाद भारत में एक नया साम्राज्य बन के उभरता है, जो कि मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 में अस्तित्व में आता है और 1707 तक भारत के ऊपर राज करता है। भारत के इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाला, 3 शताब्दी तक राज करने वाला, ठीक है, 300 साल तक लगातार जिसने राज किया भारत के ऊपर, वे मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। बाबर कौन था मैं आपको बता चुका हूं, किसने किसको हराया वो मैं आपको पूरी डिटेल से बता चुका हूं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद मुगल साम्राज्य में ही एक अकबर आएगा, अकबर द ग्रेट, पूरे भारत के ऊपर राज करने वाला, उत्तर भारत अफगानिस्तान तक सब कुछ इसका राज्य होता है। अकबर के बारे में तो आपको डिटेल से एक लेक्चर लग जाएगा, तो फिलहाल हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, इब्राहिम लोधी तक, जहां पर लोधी वंश खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ मुगल एंट्री मार जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ठीक है। काफी सारी चीजें शायद मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि अनइंपॉर्टेंट है, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टोरी की तरह मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि शुरू में जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा, बड़ा आलसी था, हर टाइम सोता रहता था। इसकी जो सेना थी वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो बहुत दयालु था, किसी को भी बहुत जल्दी माफ कर देता था, और इसकी सेना ने सोचा, इसकी प्रजा ने सोचा, ऐसे तो ये सारा धन लुटा देगा और ऐसे तो हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो खिलजी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो वो एक तरीके से इससे नाखुश थे। इसके बाद जब गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा, उस टाइम पर भी इसकी जो सेना थी वो खुश नहीं थी अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि वो इससे एक तरीके से डरते थे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है धोखेबाज इंसान, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो इससे डरते डरते इसके साथ एक तरीके से बस जुड़ी हुई थी। तो ये पूरा सीन चलता था उस टाइम पर, तो थोड़ा सा अजीब था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खत्म होता है पूरा आज दिल्ली सल्तनत। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यार लाइक करिएगा पसंद आई हो, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को यार शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और अपनी कमेंट जरूर लिखिए आपको कैसा लगा, आपकी सजेशन क्या है, क्या बदलाव हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए ताकि आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, ताकि आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करो। तो कमेंट करके अपने सजेशन दिए, मैं जीत के उड़ान सीरीज के हर एक कमेंट को जरूर पढ़ता हूं, ऑब्वियसली रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे, जहां पर हमारा मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 1-2 लेक्चर का खेल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अलविदा लेता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।